अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास। और आज हमारा इस कोर्स का लास्ट लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उनमें पाकिस्तान रिलेशनशिप विद इट्स नेबर्स था। उसके बाद डिफरेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो पाकिस्तान पार्ट है हमने उनको डिस्कस किया। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पहले कि पाकिस्तान के जो सोशल इश्यूज हैं, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, करप्शन, इस तरह के इश्यूज जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनसे आपका जो ऐसे है, ऐसे के ऊपर भी अगर ये टॉपिक्स आ गए तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद हम सीपेक के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिंगल नेशनल कुरिकुलम, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो इस्लामोफोबिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जी, तो सोशल इश्यूज क्या है पाकिस्तान के, कौन से मेजर सोशल इश्यूज हैं? ठीक है, सबसे पहला हमारा जो मेजर सोशल इशू है दैट इज एजुकेशन। ठीक है, इसके कॉजेस क्या हैं, क्यों हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्यों इतना बैकवर्ड है, और क्यों वो दुनिया के चंद अ, अ, दुनिया के भी और रीजन में भी सबसे ज्यादा बुरा समझा जाता है। ठीक है, तो क्या उसकी रीजंस हैं? ठीक है, और इसमें आप स्टैट्स ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 60% पे है। ठीक है, 60%, और वो लास्ट फ्यू ईयर्स से 60% के ऊपर स्टैग्नेंट है, वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। ठीक है, और दिस लिटरेसी रेट इज लोएस्ट इन द रीजन। ठीक है, और पाकिस्तान के 22 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। ठीक है, विच इज द हाइएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड। ठीक है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का। ठीक है, तो ये आप पहले स्टैट्स दे देंगे, वहां से पता लग जाएगा कि अच्छा बाकी पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है बाकी उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसके कॉजेज के ऊपर आ जाएं कि क्यों पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा क्यों है। ठीक है, सबसे पहले तो इकोनॉमिक रीजंस। ठीक है, कि लोगों के पास, हमारा आप देखें जो बजट है, ठीक है, हमारे बजट में एजुकेशन का सिर्फ 2% शेयर है। ठीक है, और इसके अपोजिट आप देखें जर्मनी जैसा मुल्क, यूरोपियन कंट्री जो है, उसका 11.4% शेयर है एजुकेशन में। ठीक है, तो वहां से शो होता है कि हमारा जो बजट है उसमें एजुकेशन की जो एलोकेशन है वो बहुत कम है। तो ये एक रीजन है कि क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम ऊपर नहीं आ सका, कि हम उसे पैसा ही उसके ऊपर बहुत कम लगाते हैं। ठीक है, दूसरी रीजन है पॉवर्टी, कि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन अफोर्ड कर सकें। ठीक है, और अब गरीब आदमी जैसे मजदूर आदमी है वो तो अपने बच्चों का पेट भी बड़ी मुश्किल से पाल सकता है। ठीक है, खाना भी उनका मुश्किल से पूरा कर सकता है, तो एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। तो पाकिस्तान में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और पॉवर्टी की मैं आपको स्टैट बता देता हूँ। आई थिंक 39% और समथिंग ऑफ पीपल इन पाकिस्तान दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, वो मैं आपको एक सेकंड अभी स्टैट उसकी बता देता हूँ। हाँ जी, 39% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये बात है। और पॉवर्टी लाइन क्या होती है? इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है $1.9 अ डे। ठीक है, तो उससे जो बंदा एक दिन में कम कमा रहा है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ठीक है, और पाकिस्तान में 39% पॉपुलेशन इससे नीचे है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग भेज ही नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते अपने बच्चों की एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद कल्चरल बैरियर्स टू फीमेल एजुकेशन। हमारे यहाँ
एक कल्चरल बैरियर है, सोसाइटल एक नोशन है कि गर्ल्स को तालीम नहीं देनी चाहिए, ठीक है, और ये बॉयज का काम है, एंड बॉयज शुड बी गिवन गिवन द एजुकेशन, बट गर्ल्स का काम घर की चार दीवारी के अंदर है, ठीक है, इस वजह से उनको एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, ठीक है। देयर जॉब इज जस्ट टू डू हाउस होल्ड चोर्स और बच्चों की रेयरिंग और केयरिंग, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद चाइल्ड लेबर है, ठीक है। गरीब आदमी ये सोचता है, ठीक है, आम आदमी ये सोचता है कि बजाय अपने बच्चों को स्कूल भेजने के, वो उनको चाइल्ड लेबर में इंगेज कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई अगर टेलर है, ठीक है, तो वो सोचता है कि मेरे पास ऑलरेडी लेबर की शॉर्टेज है, 3 लड़के मेरे पास काम कर रहे हैं, ठीक है, चौथा जो मेरा बेटा है, अगर वो स्कूल ना जाए और वो भी आके मेरी शॉप में मेरी मदद कर दे टेलर शॉप में, तो कितना मुझे एक मजदूर के भी पैसे बच जाएंगे और मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो पाकिस्तान में इसी तरह हर प्रोफेशन में, बार्बर्स में, टेलर्स में और भी चाइल्ड लेबर है, ठीक है, जिसकी वजह से भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सफर करता है, क्योंकि बहुत कम लोग फिर स्कूल जाते हैं। उसके बाद डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन है हमारे, ठीक है। इसमें आप देखें, आपके प्राइवेट स्कूल्स रहते हैं, ठीक है, जैसे ये आपके बीकन हाउस वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद बीकन हाउस, रूट्स और इस तरह के, फिर आपके पब्लिक स्कूल्स रहते हैं जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका एक और सिस्टम है मदरसा सिस्टम, जो कि एक बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो आपके डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन है, और प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन का स्टैंडर्ड काफ़ी बेटर होता है। पब्लिक स्कूल्स में आपको पता है कि वहाँ पे अक्सर वो क्लासरूम्स का फर्नीचर भी अवेलेबल नहीं होता, टीचर्स ही नहीं आते वहाँ पे, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम सफ़र करता है। मदरसाज में भी अगेन वहाँ पे बहुत डायर हालात हैं एजुकेशन के, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट मीन्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, डिफरेंट मीन्स ऑफ एजुकेशन है। पहले आपकी एक ओ लेवल, ए लेवल वाली कैटेगरी आती है, ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम इफेक्ट होता है। उसके बाद लैक ऑफ सिंगुलर कुरिकुलम, ठीक है, कि एक, वही बात है, एक नहीं है कोई कुरिकुलम, ओ लेवल का लहदा है, इंग्लिश स्पीकिंग अलहदा है, उर्दू स्पीकिंग अलहदा है, ठीक है। तो एक होना चाहिए ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले टू compete फॉर जॉब्स, ठीक है। अब इसमें ये नहीं करना चाहिए सिंगल नेशनल कुरिकुलम में, जैसे कि रिसेंटली हुआ, कि आप जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो ओ लेवल वाले हैं उनका भी आप स्टैंडर्ड लो कर दें, ठीक है, बराबर कर दें सबको, बल्कि जो लोअर है, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनका आप स्टैंडर्ड अप करने की कोशिश करें। इस तरह से सिंगल नेशनल कुरिकुलम होना चाहिए, बजाय इसके कि जो कुछ आपके लोग अच्छी भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, आप उनको भी बाहर करते हैं वो अच्छी एजुकेशन हासिल करने से, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। अब देखें गवर्नमेंट स्कूल्स के कितने फंड्स होते हैं, ठीक है, अगर वो सही तरह से यूटिलाइज हो तो फर्नीचर की कमी ना हो, जो बाकी उनके और बुरे हालात होते हैं, खंडरों की तरह उनकी इमारतें बन जाती हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में, ठीक है। और तो लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो लोग पैसा ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें बहुत ज्यादा करप्शन होती है और कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद टीचर्स भी अक्सर वो आते ही नहीं है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हें पे मिल रही होती है और वो आते ही नहीं है, तो उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसके बाद लैक ऑफ क्वालिटी टीचर्स एंड स्टूडेंट एब्सेंटीज्म, क्वालिटी टीचर्स की कमी है, ठीक है, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन आमतौर के ऊपर आप देखें पाकिस्तान में ये होता है कि जिसका CSS ना हुआ, फिर उसके बाद बाकी जो गवर्नमेंट CSS से जरा लोअर लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें उसने ट्राई किया, उसमें उसका ना हुआ, तो फिर उसने टीचिंग का प्रोफेशन चूज कर लिया, ठीक है, कि गवर्नमेंट जॉब तो है, ठीक है। तो जो लोग और चीजों में सक्सेसफुल नहीं होते, नॉर्मली उनकी फिर लास्ट प्रेफरेंस होती है कि टीचर्स, तो जो आपकी टॉप क्रीम है वो टीचिंग में नहीं आती, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो टीचर्स हैं वो क्वालिटी टीचर्स नहीं होते, ठीक है। तो ये वजह है।
इसके बरक्स अगर आप देखें कि फिनलैंड और स्वीडन जैसे कंट्रीज में, स्पेशली फिनलैंड में, वहाँ पे टीचिंग जो है वो टॉप चॉइस है। जो एजुकेटेड तबका है वो, उनकी यही कोशिश होती है कि हम टीचिंग वाले प्रोफेशन में चले जाएं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे टीचिंग का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। एंड स्टूडेंट एब्सेंटीज्म भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये भी एक इशू है। लेस अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन, हमारे यहाँ हायर एजुकेशन की भी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, ठीक है। अब स्पेशली जो देखिए मदरसा से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो तो compete ही नहीं कर सकते हायर एजुकेशन के लिए, उनके पास तो नेसेसरी प्री रेक्विजिट्स ही नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा भी जितना हमारी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से जो हायर एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफ़ी कम है, ठीक है। उसके बाद ब्रेन ड्रेन है, ठीक है। कि हमारे जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी देखिए ये कोशिश होती है कि सबसे पहले वो यूएस में इमिग्रेट हो जाए, यूएस में नहीं हो सकते तो चले इंग्लैंड में हो जाए, यूके में हो जाए, वरना ऑस्ट्रेलिया में हो जाए। तो ब्रेन ड्रेन है, जो हमारा टॉप माइंड्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और वो वापस मुल्क को कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे, ठीक है, जिसकी वजह से भी, और वो टीचिंग में भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे मुल्क को नुकसान होता है। अब क्या इसमें रिकमेंडेशंस हैं कि किस तरह हम अपना जो एजुकेशन कुरिकुलम है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोविंशियल कंसेंसस ऑन कुरिकुलम, ठीक है। कि सारे प्रोविंसेस का एक कंसेंसस होना चाहिए कि क्या हमारा कुरिकुलम हो। ये जो उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, ओ लेवल है, 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स है, इनको एक ही करें जो सबसे अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ओ लेवल ए लेवल की सबसे अच्छी है, विच आई बिलीव इट इज, तो उसको हर जगह आप वही कुरिकुलम इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है। और जो प्रोविंसेस हैं, जैसा कि जो रिसेंटली सिंगल नेशनल कुरिकुलम इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें सिंध की काफी रिजर्वेशंस थी, ठीक है। तो इस तरह ना हो, बल्कि सारे प्रोविंसेस की एक कंसेंसस हो, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर फोकस करें कि ठीक है, जो लोग फॉर्मली नहीं गेन कर सकते डिग्रीज, तो उनको आप नॉन फॉर्मल दे दें, ऑनलाइन उनको डिग्रीज दे दें, ठीक है। इस तरह के और मेजर्स इंट्रोड्यूस करें नॉन फॉर्मल एजुकेशन के जरिए, ताकि वो गैप पूरा हो, ठीक है। उसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग्स कराई जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दर्जी का काम हो गया, बार्बर का, ठीक है। और भी इस तरह के जो काम जिससे आप एक लिविंग अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो फारिग रहने से अच्छा है कि आप अपनी वर्क फोर्स को इन कामों में एटलीस्ट ट्रेन करें। इसको वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। ताकि वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन ना बने, बल्कि कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूशन तो दें, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इन टीचर रिक्रूटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, तो टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो भी पूरे मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। जो सिफारिश हमारे यहाँ चलती है उसको बंद करना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि टीचर्स जैसे एब्सेंटीज़म है, ठीक है, और उसको भी काउंटर करना चाहिए। जैसे फिंगरप्रिंट आपके सेंसर्स होते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवा दें स्कूल्स में, ताकि टीचर्स रेगुलरली चेक हो कि वो आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। उसके अलावा बाकी भी ऐसी मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस कराई जाए कि टीचर्स को रिजल्ट की बेस के ऊपर जज किया जाए कि क्या वो वाकई स्टूडेंट्स को ऐसा पढ़ा रहे हैं कि स्टूडेंट्स अच्छा रिजल्ट ले पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। बजाय इसके कि टीचर्स जाएं और बस टाइम पूरा करके वापस आ जाएं, ठीक है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल्स एंड एलिमिनेशन ऑफ घोस्ट स्कूल्स, ठीक है। तो स्कूल्स जो हमारे ऑलरेडी हैं, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा बेटर यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए कि अक्सर रूरल एरियाज में स्कूल्स मौजूद हैं, उनकी बिल्डिंग्स एटलीस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चे ही नहीं आते, या वहाँ पे फर्नीचर ही नहीं होता, या उनकी हालत जो है वो बुरी होती है, ठीक है। तो उनको
अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, वहाँ पे फर्नीचर फुल इंश्योर करें, बाकी पेंट और बाकी टूटी फूटी ना हुई इमारतें, ठीक है, और इनकरेज करें, इंसेंटिवाइज करें उनको, स्टूडेंट्स को, कि वो आए और वो स्कूल्स फिलअप हों, ठीक है। एंड एलिमिनेशन ऑफ होस्ट स्कूल्स, ठीक है। अक्सर आपके स्कूल्स ऐसे हैं जो कागजों में तो हैं, ऑन पेपर वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन असल उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्कूल्स को भी एलिमिनेट करना चाहिए। उसके बाद बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद इन द कंट्री, कंट्री में भी हमें बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, ताकि कुछ इंसेंटिव हो लोगों के पास कि क्यों वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे। मेरी पर्सनली अक्सर एक रिक्शे वाले से बात हुई, तो उसने कहा कि वो मेरा एक दोस्त का भी बेटा पढ़ा, उसकी कोई जॉब नहीं लगी, तो मैं अच्छा नहीं रह गया, मैंने कोई पैसा ही वेस्ट नहीं किया अपने बेटे की एजुकेशन के ऊपर। एक और एक क्लॉथ सेल वाले से मेरी ऐसे बात हुई, तो वो कहते हैं कि भाई अब तो क्या करे, अच्छा पढ़ा दें, फिर क्या होगा, कितनी तनख्वाह लगेगी, ठीक है। तो लोग, उन्हें पता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, ठीक है, इस वजह से उन्हें कॉस्ट बेनिफिट वो बहुत बुरा लगता है कि क्यों वो इतना पैसा मेहनत जाय करें, ठीक है। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे, तब लोगों के पास इंसेंटिव होगा कि वो एजुकेट करें अपने बच्चों को, ताकि वो आगे निकल सके फाइनेंशियली, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा मेन सोशल इशू है, वो है ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। पाकिस्तान में ओवर पॉपुलेशन का मसला है, ठीक है, और इसकी मैं आपको भी स्टैट्स बता देता हूँ। Pakistan has the fifth largest population in the world, but is only 34th largest by area, ठीक है। पाकिस्तान की फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, और इसका एरिया कितना है, 34th लार्जेस्ट, ठीक है। तो देखिए हमारी पॉपुलेशन और हमारे एरिया में कितना तजाद है, कि हम एक बहुत ही कम एरिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अकोमोडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है उस कम एरिया के कम रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर आप दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन को आप उनको केटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। अच्छा, ओवर पॉपुलेशन किसको कहते हैं, कि कब हम कह सकते हैं कि इस कंट्री में ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है? Overpopulation is when a country's population becomes too large to be sustained by its resources in the long term, ठीक है। जब पॉपुलेशन इतना बड़ी हो जाए कि आपकी जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो उसको सस्टेन ना कर सके इन द लॉन्ग टर्म, तब हम कहते हैं कि यस, दैट कंट्री हैज एन एजुकेशनल ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या है ओवर पॉपुलेशन के पाकिस्तान में? सबसे पहले तो रिलीजियस मिसकॉन्सेप्शंस हैं, ठीक है, कि इस तरह की, मतलब हमारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि जितने भी बच्चे पैदा कर लो, ठीक है, तो गॉड विल प्रोवाइड सस्टेनेंस, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर वेदर कितने आपके 10 हो 15 हो, ठीक है। तो इस तरह की रिलीजियस मिसकॉन्सेप्शंस हैं, ठीक है, जबकि इस्लाम में, हमारे दीन में ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है इलिटरेसी का, कि लोग, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कि सिर्फ 60% ऑफ द पीपल दे आर लिटरेट, बाकी इलिटरेट, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ रेपरकशंस, ठीक है, कि ज्यादा अगर बच्चे पैदा करेंगे तो उसकी क्या रेपरकशंस होगी, ठीक है, कैसे उन्हें आगे जाके वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे सकते, तो लोगों को ये पता ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के 4 बच्चे हैं और किसी के 2 बच्चे हैं, अब दोनों की अगर उनकी बराबर फाइनेंशियल पोजीशन है, दो इंसानों की, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो 2 बच्चों वाला है वो अपने बच्चों को एक बेटर
क्लोथिंग दे सकता है, बेटर फूड दे सकता है, बेटर एजुकेशन दे सकता है, और भी उसमें लाइफ में उसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, जो 4 बच्चों वाला है वो ऑब्वियसली वो बहुत तंग हो जाएगा कि उसे एजुकेशन पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, किसी की क्लोथिंग के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बात है। डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन लिटरेसी रेट एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, तो लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी इससे रिलेटेड है कि जितने ज्यादा लोग लिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उतना ही ज्यादा वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, विच शोज दैट कि अगर लिटरेसी रेट इंप्रूव करें तो बर्थ कंट्रोल उससे काफी इंप्रूव होगा और हमारी और पॉपुलेशन का मसला एड्रेस होगा। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक रीजंस है। ठीक है, कि हमारे यहाँ लोग ये सोचते हैं कि जितने ज्यादा हमारे बच्चे होंगे उतनी ज्यादा हमारी वर्क फोर्स होगी, उतना ज्यादा ब्रेड विनर्स होंगे। ठीक है, और वो और ज्यादा लेबर कर सकते हैं और वो फैमिली को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी बहुत ज्यादा लोग अपने चाहते हैं कि हमारे ज्यादा बच्चे हों। ठीक है, तो जिसकी वजह से फिर ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम कॉज होती है। फिर चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। ठीक है, अक्सर अंडर एज गर्ल्स की शादी कर दी जाती है। इवन कुछ बैकवर्ड एरियाज में बॉयज भी 18 ईयर्स से पहले उनकी शादी कर दी जाती है, या 18 ईयर्स के ऊपर ही उनकी शादी हो जाती है। तो ऑब्वियसली अगर खवातीन की शादी लेट होगी, फॉर एग्जाम्पल 30-35 तक होगी, तो ऑब्वियसली दे विल प्रोड्यूस लेस चिल्ड्रन। ठीक है, और अगर उनकी अर्ली हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 14-15 की एज में हो जाएगी, तो ऑब्वियसली टाइम उनके पास बहुत ज्यादा है, सो दे आर लाइकली टू हैव मोर चिल्ड्रन। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है वो वर्सन होता है। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिजेज एक और कॉज है ओवर पॉपुलेशन का। उसके बाद पोवर्टी भी एक रीजन है ओवर पॉपुलेशन की, कि पीपल जस्ट कांट अफोर्ड दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और अगेन वो लेबर के लिए भी वो चाहते हैं कि ज्यादा उनके बच्चे हों। अब इसकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या किया जा सकता है ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए? सबसे पहले नेशनल अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह टीवी के ऊपर चलती भी थी किसी जमाने, अब तो कम हो गई है थोड़ी, तो वो होनी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बर्थ कंट्रोल और ओवर पॉपुलेशन का मसला भी एड्रेस हो। उसके बाद लिटरेसी, अगेन हमारा 60% लिटरेसी रेट है, उसको अगर आप इंप्रूव करेंगे तो आपकी ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम भी एड्रेस होगी। उसके बाद बेटर इंसेंटिव्स विथ लोअर चिल्ड्रन। ठीक है, तो देखिए सिंगापुर में जब उन्होंने पहले इंसेंटिवाइज करना था कि कम चिल्ड्रन हो, तो वो इंसेंटिव्स देते थे। ठीक है, कि कम बच्चे होने चाहिए। ठीक है, चाइना ने भी इसी तरह किया, पनिश करते थे। जो उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना की, जो उससे ज्यादा करता था उसको पनिश करते थे। ठीक है, या होने नहीं देते थे। ठीक है, अबॉर्शंस, फोर्स्ड अबॉर्शंस कराते थे। तो हम चलें उतना एक्सट्रीम पे तो ना जाए, बट एटलीस्ट वी कैन इंसेंटिवाइज कि जो लोग जिनके बच्चे कम हो उनको हम इंसेंटिव्स दें, कि फॉर एग्जांपल उनको एजुकेशन के ऊपर सब्सिडी दे दें, या उन्हें और कोई आसान अकसात के ऊपर उन्हें लोन्स दे दें। तो इस तरह के उन्हें इंसेंटिव्स दें ताकि लोग सोचें, उनको मटेरियल बेनिफिट्स मिले कि क्यों वो कम बच्चे हों उनके। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी हमें प्रोवाइड करने की जरूरत है। ठीक है, कि ओवर पॉपुलेशन का मसला तब आता है कि जब आपके पास रिसोर्सेज कम हो और पॉपुलेशन आपकी ज्यादा हो। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के साथ साथ जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसको भी हमें एड्रेस करने के लिए ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो हमारा ओवर पॉपुलेशन वाला मसला कम हमें इफेक्ट करे। उसके बाद तीसरा हमारा जो मेन सोशल इशू है, दैट इज टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, उसके क्या कॉजेज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वॉल्वमेंट इन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स। फॉर एग्जांपल हमारा
उसके साथ इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से हमारे कुछ अलेजेड कश्मीर फोकस्ड ग्रुप्स हैं, जैसे कि हमने देखा था हाफिज सईद और जमात उद दावा और लश्कर तैयबा। ठीक है, इस तरह के हमारे कश्मीर फोकस्ड ग्रुप्स हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, तो वहाँ से टेररिज्म एमिनेट होती है। उसके बाद पोवर्टी एंड इलिटरेसी। ठीक है, अब जब पोवर्टी होती है तब लोगों के पास और कोई जराए नहीं होते इनकम के, और इस तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जब उन्हें ऑफर करती हैं कि फॉर एग्जांपल आप हमें ज्वाइन करें, तो अगर आप मारे भी गए तो हम आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनसेशन दे देंगे। ठीक है, अगर आप सुसाइड अटैक भी करेंगे तो हम आपकी फैमिली को फॉर एग्जांपल 2 लाख दे देंगे। तो वो पॉवर्टी से इतने ज़्यादा स्ट्रिकन होते हैं कि वो फिर ज्वाइन कर लेते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, उसके बाद इलिटरेसी का इशू है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, ठीक है, अगर बंदा लिटरेट होता है तो फिर उसके कम चांसेस हैं कि वो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जाए। ठीक है, तो इलिटरेसी का भी काफ़ी ज़्यादा इसके साथ कोरिलेशन है विद टेररिज्म। उसके बाद रिलीजियस मैनिपुलेशन। ठीक है, हमारे मदरसाज में मैनिपुलेट किया जाता है, कुछ हमारे क्लैरिक्स ऐसे हैं जो मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। ठीक है, टू जॉइन द एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो अक्सर हमारी यूथ फिर इस तरफ चली जाती है। ठीक है, सेक्टेरियनिज्म एंड प्रोविंशलिज्म। सेक्टेरियनिज्म की वजह से भी काफी ज्यादा टेररिज्म है। ठीक है, कि सिया शिया सुनी जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से काफी ज्यादा टेररिज्म होती है। ठीक है, और हमारे जो शिया ग्रुप्स हैं उनको ईरान बैक करता है, जो हमारे सुन्नी ग्रुप्स हैं उनको सऊदी अरेबिया बैक करता है। ठीक है, तो वहां से उनका कॉन्फ्लिक्ट एक्सेसरबेट होता है, फर्दर इनहेंस होता है। उसके बाद प्रोविंशियलिज्म भी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखें हजारा में एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, जो हजारा एथनिक हमारी कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो प्रोविंशियलिज्म भी है, इसको ट्राइबलिज्म भी कह देते हैं कि एक ट्राइब को अटैक किया जाता है, वन ट्राइब अगेंस्ट अनदर ट्राइब। ठीक है, उसके बाद टेरर फाइनेंसिंग के भी इश्यूज हैं, जैसे फैटिफ में हमने देखा। ठीक है, एंड एक्सेस टू वेपनरी आफ्टर अफगान वॉर। ठीक है, 1979 में जब अफगान वॉर हुई थी अगेंस्ट सोवियत यूनियन, तब से वेपनरी की एक्सेस बहुत ज़्यादा आसान हो गई है हमारी पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ टेररिज्म। उसके अलावा टेरर फाइनेंसिंग भी होती है बाहर से टेररिस्ट को। ठीक है, वो भी हेल्प करता है टेररिज्म को स्प्रेड करने में। इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं टेररिज्म की प्रॉब्लम को? सबसे पहले तो एड्रेसिंग टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को बाहर से पैसा मिल रहा है, जो रॉ फंड कर रही है, पहले एनटीएस फंड कर रही थी, या और भी उन्हें बाहर से पैसा रिसीव होता है, पहले तो हम उनकी फाइनेंसिस को कर्व करें। ठीक है, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ सेफ हेवंस, ऑपरेशन रद्दुल फसाद। ठीक है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हमने स्टार्ट किया था कि जो उनकी सेफ हेवंस है, पंजाब में भी जो उनकी सेफ हेवंस थी उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ और उनको काफी हद तक एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह बाकी भी जो उनकी सेफ हेवंस है उनको भी एलिमिनेट किया जाए, और बाकी जो अब दोबारा से एक तरह से टेररिज्म ऑन द राइज है, टीटीपी आप देखें ज्यादा वो अटैक्स कर रही है, तो दोबारा से बजाय इसके कि हम प्रॉब्लम को ज़्यादा ख़राब होने दें और फिर हम एक्शन लें, ऑलरेडी जब हम देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम दोबारा से मर्ज कर रही है, हमें ऑलरेडी उसको अटैक करना चाहिए उस प्रॉब्लम को। ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम इन इट्स इन्फेंसी ही वो प्रॉब्लम डाई हो जाए। ठीक है, एड्रेसिंग कोलेटरल डैमेज एंड टेरर विक्टिम्स। ठीक है, अब देखिए जैसे ड्रोन स्ट्राइक्स अमेरिका करता था हमारे नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, फाटा में, ठीक है, होते थे, तो उसकी वजह से टेररिस्ट कोई एक आध मरता था, उसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल दे वर किल्ड। ठीक है, और उनका कोई वो नहीं करता था, कंपनसेशन उनको कोई नहीं प्रोवाइड करता था, तो उनको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, और इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि आप एक टेररिस्ट को मारने के चक्कर में
आप 100 और टेररिस्ट एक तरह से क्रिएट कर रहे हैं जब इनोसेंट लोगों की इस तरह डेथ होती है, ठीक है, ड्रोन अटैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। और टेरर विक्टिम्स को भी, उनको भी हमें एड्रेस करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी फ्यूचर में वो भी इसी मीन्स को ना अपनाएं अपने एंड्स अचीव करने के लिए। नेशनल एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल एक्शन प्लान के जो 22 के 22 पॉइंट्स हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। और वो वेबसाइट के ऊपर, नेक्टा की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, NACTA की वेबसाइट के ऊपर वो अवेलेबल है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद मदरसा रिफॉर्म्स करने की जरूरत है कि जो हमारे मदरसाज एक थर्ड टीयर ऑफ एजुकेशन है उसको भी मेन स्ट्रीम में लाएं, ठीक है, ताकि वहां पे भी कम चांसेस हों कि वो किसी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी में चले जाएं, ठीक है। बॉर्डर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, स्पेशली हमारा अफगानिस्तान के ऊपर जो बॉर्डर फेंसिंग हो रही है वो तो चले हो गई मोर देन 90%। अब सर्वेलेंस भी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी टेररिस्ट वहां से इधर ना आ सके। और बॉर्डर्स जो क्रॉसिंग्स हैं लाइक तोरखम चमन, उनके ऊपर भी इंश्योर करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ईरान बॉर्डर के ऊपर भी हमें इंश्योर करना चाहिए कि कुलभूषण जाधव वो वहीं से ही आया, ठीक है। और इस तरह के हमें बॉर्डर कंट्रोल भी हमें ज्यादा सख्त करना चाहिए। उसके बाद चौथा हमारा सोशल इशू है पॉवर्टी। इसके कॉजेज क्या है? सबसे पहला कॉज इसका इलिटरेसी है, ठीक है, कि लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक एक बार्बर है, ठीक है, मेरा एक बार्बर है, तो उसने, अब मैंने कहा आपके बेटे क्या करें, वो पढ़ रहे हैं? कहते नहीं यार वो उसको कितना 7 तक पढ़े, अब वो भी यही काम सीख रहे हैं। मैंने कहा अच्छा छोटा बेटा, मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो भी बस 1 साल और उसको पढ़ाना है और वो भी इस काम में आ जाए, ठीक है। तो उनमें ये अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर हम उनको एजुकेशन दें तो उन्हें कितना बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ठीक है। वो साइकिल बाय साइकिल बस इस तरह ही चल रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ इलिटरेसी। अवेयरनेस नहीं है, इलिटरेसी है, ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, कि इस वजह से भी पॉवर्टी है कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से वो पॉवर्टी लाइन से फिर नीचे चले जाते हैं, ठीक है। लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, नो इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमंस, ठीक है। तो पास्ट में थ्रू आउट आवर हिस्ट्री हमने अपने ह्यूमंस को ज़्यादा डेवलप नहीं किया। जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो कम है, क्योंकि हमने एजुकेशन के ऊपर, वोकेशनल ट्रेनिंग्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया, ठीक है। तो इसकी वजह से भी पॉवर्टी ज़्यादा है। सोशल रिफॉर्म्स एंड एक्सेस टू मार्केट नॉट अवेलेबल, ठीक है। हमें सोशल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उसमें फार्मर्स को पता ही नहीं है कि कैसे वो अपनी जो क्रॉप्स हैं वो अगर जाके खुद मार्केट में सेल करें तो दे कैन डबल देयर प्रॉफिट्स। वो मिडल मैन को बेचते हैं, ठीक है, और मिडल मैन असल प्रॉफिट वो मिडल मैन अर्न करते हैं, ठीक है। तो इनको अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, इनको सोशल रिफॉर्म्स यहाँ पे करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक वोज। इन्फ्लेशन की वजह से पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, ठीक है, कि लोग ऑब्वियसली उनकी कोई सेविंग्स ही नहीं हो सकती, उनके बस राशन और रोटी कपड़ा ये पूरे करने में ही उनके सारे जो इनकम है वो लग जाती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की वजह से ये उन्हें मसला होता है। पहले अगर इन्फ्लेशन कम होती, चीजें कम महंगी होती, तो ऑब्वियसली उनके कुछ पैसे बच जाते, उन्हें कम पैसों में उनकी जरूरियातें जिंदगी पूरी हो जाती। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से अब वो मजीद वो कर्जों में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉजेज हैं पॉवर्टी के। गेन इन कॉजेज को हम रिवर्स करेंगे तो वो उसके रिकमेंडेशंस हो जाएंगे, ठीक है। कैसे इनको रिवर्स करेंगे कि इलिटरेसी को एड्रेस करने के लिए आप एजुकेशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराएं, ठीक है। जैसे हमने बात की एजुकेशन वाले सेक्टर में, उसमें आप इनकरेज करें बच्चों को स्कूल जाने में, ठीक है। और जैसे पहले भी इंट्रोड्यूस कराया गया था कि घी दिया जाता था, जो बच्चे स्कूल जाते थे उनके घर फिर घी प्रोवाइड किया जाता था, कुकिंग ऑयल प्रोवाइड किया जाता था, एटसेट्रा, ठीक है। और भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें कि
जो लोअर हमारा टीयर है एजुकेशन का, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो, ताकि लोगों के पास इंसेंटिव हो कि वो वहाँ से एजुकेशन गेन करके फ्यूचर में अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग्स इसमें अगेन इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा बार्बर का काम भी सीख गया है, तो वो अपनी एक शॉप खोल के अच्छी अर्निंग कर सकता है, ठीक है, अराउंड 20 to 30 K पर मंथ, अगर उसका रीजनेबल एक चल जाए बिजनेस तो अर्न कर सकता है। तो ये फायदा होता है वोकेशनल ट्रेनिंग्स का। इसी तरह टेलर का काम है, बाकी प्लम्बर का काम है, एंड सो ऑन। उसके बाद सोशल सेफ्टी प्रोग्राम्स, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कराने चाहिए, लाइक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पहले था, अब दोबारा से उसको रिस्टोर कर दिया गया है। लैपटॉप स्कीम जैसे थी पहले, और एहसास प्रोग्राम भी लास्ट गवर्नमेंट में था। तो इस तरह के जो सोशल सेफ्टी प्रोग्राम्स हैं, इनको इन्हेंस करना चाहिए फर्दर, ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन को इनके अंदर कवर करना चाहिए, और इनका जो अमाउंट है जो इनमें दी जाती है वो भी बढ़ानी चाहिए, ताकि जो पोवर्टी स्ट्रिकन पीपल हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स एलिविएट हो, ठीक है। कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, ठीक है, कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स होने चाहिए, ठीक है, कि ताकि आप लोगों को ये भी ना करें कि उन्हें ये हो कि भाई गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ अस, वी डोंट नीड टू वर्क। तो थोड़ा आप इंश्योर करें कि वो अपनी तरफ से एफर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, और जो ज़रा एफर्ट करे टू गेन एम्प्लॉयमेंट, टू गेन सम वोकेशनल ट्रेनिंग, कोई वो काम सीखने की, उसके ऊपर आप कंडीशनल कर लें, ठीक है। और ये भी हो कि जो स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक इनकम से जो नीचे हैं, ठीक है, सिर्फ उनको आप ट्रांसफर करें, कंडीशन हो, ठीक है। ये नहीं कि जो आपके एमएनएस के जानने वाले हैं सिर्फ उनको ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर इस तरह से। बिस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल सेक्टर की आपको रिफॉर्म्स करनी चाहिए कि फार्मर्स को पता हो कि वो मार्केट में अगर सेल करेंगे अपने क्रॉप्स, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, डबल द प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें, आपके फॉर एग्जांपल सिंध के बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनकी हज़ार हज़ार एकड़ ज़मीन है, ठीक है। अब क्योंकि उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं है कि अपनी वो इनकम क्यों बढ़ाएं, ऑलरेडी दे आर वेल ऑफ, तो उनकी वो ज़मीन का फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं होता, ठीक है। अब अगर उन 1000 एकड़ में से कोई 10 एकड़ 20 एकड़ एक ऐसे आदमी के पास हो जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो उन 10-20 एकड़ को मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा, ठीक है, और वहां से हमें मैक्सिमम उसका आउटपुट मिलेगा, पॉवर्टी भी एलिविएट होगी, नेशनल जो आपकी फूड शॉर्टेजेस हैं वो भी एड्रेस होगी। तो इस तरह की हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। उसके बाद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। पब्लिक सेक्टर भी हमें रिफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, कि उसमें भी फर्दर अपॉर्चुनिटीज हो, ठीक है। सीएसएस में तो चले फुल मेरिटोक्रेसी है, लेकिन उसके अलावा बाकी भी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो भी ज़्यादा उसमें मेरिटोक्रेसी हो, और दे शुड बी ओपन फॉर पुअर पीपल एज वेल। उसके बाद पांचवी जो हमारी सोशल प्रॉब्लम है दैट इज हेल्थ केयर, ठीक है। और क्यों हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, क्यों उसको बुरा समझा जाता है, वाई इट इज बैड। पहली उसकी प्रॉब्लम ये है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते अच्छे हॉस्पिटल्स में जाना। कुछ लोग तो इवन हॉस्पिटल्स में ही जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो मिडवाइव्स होती हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में, वो बस अपने देसी टोटके यूज करके, तो इस तरह की फिर उनकी होती है डिलीवरी वगैरह वो इंश्योर करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, और मदर की भी अक्सर डेथ्स हो जाती है, ठीक है। और लोगों को ये अवेयरनेस भी नहीं होती कि जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनको कैसे
व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना ज़रूरी है उनके लिए, ताकि वो अर्ली उनकी डेथ ना हो, इन्फेंसी में उनकी डेथ ना हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। उसके बाद लैक ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। आप देखें, अब पूरे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में एक GHQ है, DHQ है, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल, ठीक है। और बाकी उसके अलावा जो आपके रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, जो आपके तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, वो एक तो उनकी क्वांटिटी भी बहुत लिमिटेड है, और आगे हम देखेंगे कि और भी उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो उनकी क्वांटिटी भी बहुत लिमिटेड है, लोगों के पास इतने हॉस्पिटल्स ही नहीं है कि वो केटर कर सकें लोगों को, ठीक है, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। फिर लैक ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पैरामेडिकल स्टाफ। डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेज की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ, बाकी जो स्टाफ है उसकी कमी है। लैक ऑफ मेरिटोक्रेसी, ठीक है, हमारे यहाँ मेरिटोक्रेसी नहीं है, ठीक है। सिफारिश के ऊपर भर्तियाँ होती हैं डॉक्टर्स की, रूरल हेल्थ सेंटर्स में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, तहसील हेडक्वार्टर्स में, ठीक है। तो हमारा जो स्टाफ है वो इतना कॉम्पिटेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और इसमें आप ये भी देखें कि अब प्राइवेट सेक्टर में बगैर मेरिटोक्रेसी के अब कोई भी डॉक्टर बन सकता है पैसे दे के, ठीक है। अब वो जो डॉक्टर्स, वो जब जाते हैं फिर हेल्थ सेक्टर में, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट एज कॉम्पिटेंट एज मेरिटोक्रेसी मेरिटोक्रेटिक डॉक्टर्स, ठीक है, जिसकी वजह से फिर हेल्थ केयर के इश्यूज होते हैं। मेडिसिन क्वालिटी कंट्रोल्स हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। और जैसे बाकी डेवलप कंट्रीज में लाइक US, यूरोप, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 नंबर दवाइयाँ भी चल जाती हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत कम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। नो हॉस्पिटल्स रिफॉर्म्स, ठीक है, कोई हॉस्पिटल रिफॉर्म्स ही नहीं है, ठीक है, कि कैसे उनको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, कैसे उनको ज़्यादा इजी टू यूज बनाया जाए फॉर जो इलिटरेट पीपल हैं, आम आदमी के लिए, ठीक है। तो कोई रिफॉर्म्स ही नहीं है। वुमेन सेंट्रिक हेल्थ इश्यूज, ठीक है, जैसे मटर्निटी में डेथ हो जाती है, ठीक है, और भी जो वुमेन के हेल्थ इश्यूज होते हैं उनसे केटर करने के हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। सो दैट ऑल्सो एड्स टू आवर हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स। उसके बाद क्या रिकमेंडेशंस हैं टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इन पाकिस्तान, ठीक है। सबसे पहले तो बेटर लेजिस्लेशन करने की जरूरत है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल इंश्योर किया जाए कि एक स्पेसिफिक मेरिट हो डॉक्टर्स का, और उससे नीचे वाले मेरिट वाले वो हमें सर्व नहीं कर सकते इन हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। और हमें ये भी लेजिस्लेट करना चाहिए कि वहाँ पे जो है, जो मेडिसिन की सप्लाई है, ठीक है, वो एक मिनिमम लेवल तक इंश्योर हो, ठीक है। जो डॉक्टर्स हैं वो रूरल हेल्थ सेंटर्स, तहसील और हेडक्वार्टर्स, उसमें रेगुलरली ना सिर्फ आए बल्कि अच्छा काम भी करना मैंडेटरी हो उनके लिए। तो इस तरह की हमें लेजिस्लेशन करने की जरूरत है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, ठीक है, कि डॉक्टर्स, नर्सेज, बाकी मेडिकल स्टाफ, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, उनकी परफॉर्मेंस कोई मैट्रिक्स हो जिनके ऊपर उनको जज किया जाए, ठीक है। और जो अच्छा परफॉर्म ना करें उनके फिर जॉब से उनको निकाले जाने का भी खतरा हो, तभी तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वरना उनको क्या जरूरत है, वो बस आए, टाइम पूरा करें और चले जाएं, ठीक है। मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, अगेन जो हमने बात की, ठीक है, ये टॉप आपके मेरिट वाले, आपको ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से अब कोई भी डॉक्टर बन सकते हैं, ये सिस्टम आपको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। और आपको सम फॉर्म ऑफ मेरिट उनमें भी रखना चाहिए। हो सकता है कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लें, ठीक है, ताकि सम मेजर ऑफ मेरिट उनमें भी रह जाए, और एक मिनिमम आप लगा दें कट ऑफ कि उससे नीचे मेरिट वाला कोई नहीं जा सकता, ठीक है। अब देखिए अराउंड 80% से ऊपर मार्क्स वाले जो FSC मैट्रिक में जिनके 80% से ऊपर मार्क्स हैं, सिर्फ वही दे आर एबल टू लैंड इन सम मेडिकल कॉलेज
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके अलावा बाकी सारे जो है वो आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में चले जाते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर भी अगर आप कैप लगा दें कि 75% मेरिट से नीचे वाले वहां पर नहीं जा सकते, तो वहां से भी काफी इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे जो है ये हैं सोशल इश्यूज, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीपैक के ऊपर कि सीपैक के क्या डायमेंशंस हैं और क्या उसके ऊपर सेलिएंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, सीपैक के ऊपर पहला तो एक ये क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है, कि व्हाई सीपैक इज स्टॉल्ड, ठीक है, कि रिसेंटली जो सीपैक की कहते हैं कि पेस जो है वो स्लो हो गई है, तो ये क्यों स्लो हो गई है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, करंट अफेयर्स में भी, पाकिस्तान अफेयर्स में भी, ठीक है। और वर्डिंग चेंज हो सकती है या थोड़ा सा और, ठीक है, बट ये आपको हेल्प करेगा। तो फोर्सेस ऑफ मेकिंग इट स्टॉल्ड, तो आप इसके ऊपर ओपिनियन देंगे कि यस, पहले से इसकी प्रोग्रेस जो है इट इज लेस एज कंपेयर टू पास्ट। तो फोर्सेस ऑफ मेकिंग इट स्टॉल्ड, अपोजिशन ऑफ Bloch nationalist groups to Gavadar's fencing and terror attacks by them and rise of TTP, इसकी वजह से भी आपकी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो हुई है। कि जो जैसे आपके ब्लोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं लाइक PLA BRA, ठीक है, तो गवादर को फॉर सिक्योरिटी रीजंस पहले फेंस किया जा रहा था, ठीक है, ताकि वहां पे सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। तो ऐसे जो ग्रुप्स हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको अपोज किया कि इसको आप फेंस ना करें, बाकी बलोचिस्तान से आप इसको अलहदा ना करें, ठीक है, और उन्होंने टेरर टेरर अटैक्स कंडक्ट किए, ठीक है, जिसकी वजह से सीपैक हैम्पर हुआ। और राइज ऑफ टीटीपी, टीटीपी की तरफ से आपको पता है कि काफी ज्यादा अटैक्स हुए चाइनीज के ऊपर, चाइनीज की जो व्हीकल्स हैं उनकी वैन्स वगैरह, उसके ऊपर टीटीपी की तरफ से अटैक हुए, तो उसने भी सीपैक को इफेक्ट किया। उसके बाद चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स लेड टू चेंज इन पॉलिसी प्रायोरिटीज, ठीक है। स्टॉल्ड मींस के वो स्लो हो गई उसकी पेस, क्यों वो रुक गया, ठीक है। तो दूसरी रीजन ये है कि क्यों इसकी जो पेस है वो स्लो हो गई, वो है चेंज ऑफ गवर्नमेंट लेड टू चेंज इन पॉलिसी प्रायोरिटीज, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो पिछली गवर्नमेंट थी वो ज्यादा थोड़ा इकोनॉमी के ऊपर वो फोकस थी, जो जो PMLN की गवर्नमेंट थी। उसके बाद जो PTI की गवर्नमेंट आई वो ज्यादा उनका फोकस था इस चीज के ऊपर कि बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट हो, इन्वायरमेंटल कंसर्न एड्रेस की जाए, और उसके बाद जो एहसास प्रोग्राम है, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा गरीब आवाम को कैश डिसबर्समेंट्स दी जाए, ठीक है, उनका इस चीज के ऊपर फोकस था। तो इस तरह डिफरेंट गवर्नमेंट्स के डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट जब चेंज हुई तो उसके बाद पॉलिसी प्रायोरिटीज भी चेंज हुई, और उसकी वजह से सीपैक जो है उसकी पेस स्लो हो गई। अब इसमें सिग्निफिकेंट फैक्ट्स आप क्या दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें रिकमेंडेशंस में भी आप यही कह सकते हैं कि ये जो ब्लोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं इनको एड्रेस किया जाए, ठीक है, उनको ज्यादा उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाए, उनको पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बनाया जाए, बलूचिस्तान में भी सीपैक की डेवलपमेंट फुल की जाए, ठीक है, ताकि ये जो बलूचिस्तान की सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं ये सीपैक को हैम्पर करने की कोशिश ना करें, ठीक है। और आप दूसरा रिकमेंडेशन अगेन इस कॉज का रिवर्सल दे सकते हैं, ठीक है, कि मिनिमम कंसेंसस एक हो पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है, PTI PMLN PPP सब में, ठीक है, कि सीपैक जो है उसकी पेस को हमने डिस्टर्ब नहीं करना। जो भी गवर्नमेंट आएगी, सीपैक के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, वो उसी पेस के ऊपर चलेंगे, बाकी पॉलिसीज आप चेंज कर लें, ठीक है। तो इस तरह को अगर आप कंसेंसस कर लेंगे तो चाहे फिर आपकी गवर्नमेंट्स चेंज भी हो जाए तो सीपैक आपका स्लो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें फैक्ट्स ये हैं कि सो फार
1/4 ऑफ द प्रोजेक्ट्स अंडर सीपैक हैव बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो टोटल जो उसमें थे उसमें से 1/4 कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। इन गवादर नन ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये शो करता है कि उसकी पेस स्लो जा रही है, ठीक है, कि अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट वहां पे कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद ये आपका ऐसे में भी क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर्स में भी, पाक अफेयर्स में भी आ सकता है कि सीपैक अ पेन और बोन, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सीपैक, इज सीपैक अ गेम चेंजर, ठीक है। तो उस सब का मकसद यही होता है कि क्या सीपैक के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा हैं, ठीक है। तो आप इसको एड्रेस करेंगे, पहले हम उसके देखेंगे कि नुकसान उसके क्या है, फिर हम देखेंगे उसके फायदे क्या है, और फिर हम अपना एक ओपिनियन देंगे, ठीक है। सबसे पहले उसके नुकसान हमें ये हैं कि इंक्रीज इन डेट्स, दे कैन इनगल्फ पाकिस्तान फर्दर इनटू डेट ट्रैप, ठीक है। हमारा डेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और सीपेक की वजह से हमने चाइना से, और चाइना के जो स्पॉन्सर्ड बैंक्स हैं जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस तरह के और बैंक्स, वहां से हमने बहुत ज्यादा लोन्स लिए हैं, जिसकी वजह से खतरा है कि पाकिस्तान एक फर्दर डेट ट्रैप में ज्यादा फंस जाए, ठीक है। In contrast with grants from US, 80 to 90% of CPAC projects are loaned from China, which we have to return in 13 years with 3.76% interest, 13 years, ठीक है। तो यूएस से जो हमें लोन्स मिलते थे वो ग्रांट्स होते थे, ठीक है, लेकिन जो हमें सीपेक के लिए जो लोन मिले हैं उनके ऊपर हमें 13 इयर्स के अंदर अंदर वो वापस भी करने हैं, और उनके ऊपर 3.76% इंटरेस्ट भी है, ठीक है। ए डाटा रिपोर्ट, तो ए डाटा की एक थिंक टैंक है यूएस में, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की सीपैक के ऊपर। उसमें इसने कहा प्रिडिक्ट्स दैट पाकिस्तान विल बी इन डेंजर जोन व्हेन इट हैज टू रिटर्न दीस लोन्स, ठीक है। तो जब 13 साल के अंदर अंदर हमें वो लोन्स रिटर्न करने पड़ेंगे तब हम बहुत ज्यादा डेंजर जोन में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक नुकसान है सीपैक का। उसके बाद देर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन सीपैक प्रोजेक्ट्स एज रिवील्ड बाय ए डाटा, ठीक है, यूएस बेस्ड रिसर्च लैब, ठीक है। तो ए डाटा की जो रिपोर्ट है उसमें ये भी पॉइंट आउट किया गया है कि इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है सीपैक प्रोजेक्ट्स में वो बहुत कम है। Almost all CPEC projects were awarded to Chinese contractors without competitive bidding, which could have saved Pakistan lots of money, ठीक है। तो सारे प्रोजेक्ट्स अपने चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स को अवार्ड कर दिया है, ठीक है, उसके ऊपर कोई कंपेटिटिव बिडिंग नहीं हुई, ठीक है। कि वो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल कोई सिंगापुर की भी कंपनी कम्पीट करती, कोई जापानीज कंपनी, ठीक है, कोई ताइवान की कंपनी, ठीक है, उसके अलावा साउथ कोरिया, ये डिफरेंट कंट्रीज को अगर हम इनवाइट करते हैं कि वो बिड करें प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, तो हमें ज्यादा फेवरेबल टर्म्स मिल जाती हैं प्रोजेक्ट्स की, और काफी ज्यादा हमारे पैसे बच जाते हैं। तो ये एक इसका नुकसान है। उसके बाद लैक ऑफ लोकल एंथुजियाज्म बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लोकल लिंकेजेस, ठीक है। तो हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिल रही है सीपैक में, ज्यादातर चाइनीज ही हैं जिनको ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से लोकल पॉपुलेशन में वो इंथुजियाज्म नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। उसके अलावा एक और ड्रॉबैक ये है कि गवादर लैक्स बेसिक फैसिलिटीज लाइक रिलायबल एक्सेस टू वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखिए इतना बात हो रही है कि गवादर इज अ गेम चेंजर और बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी, लेकिन वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है अभी तक उनके पास रिलायबल एक्सेस टू वाटर भी नहीं है, ठीक है, पीने का साफ पानी उनके पास नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है उनके पास, ठीक है। तो ये भी इसी पे का एक ड्रॉबैक है कि आपकी वाकई जो लोकल पॉपुलेशन है क्या वो एड्रेस हो रही है या नहीं, ठीक है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या है। CPEC will strengthen Pakistan's economy by helping to fill its energy and transport infrastructure gaps, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है, कि आपके जो एनर्जी के गैप्स हैं जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे साहिवाल
कोल पावर प्लांट, थर कोल पावर प्लांट, और आपकी काफी ज्यादा डैम्स बन रहे हैं, भावलपुर सोलर पार्क, सोलर प्लांट, ठीक है। वहां से आपकी जो एनर्जी के गैप्स हैं वो काफी ज्यादा एड्रेस हो रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, अब देखें, पहले सिर्फ लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे थी, अब लाहौर टू मुल्तान भी है, मुल्तान से आगे सखर भी है, ठीक है। तो सारा आपके मुल्क में एक तरह से मोटरवेज का जाल बिछ गया, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपको फायदा होता है कि बहुत कम टाइम में आप एक एंड से दूसरे एंड जा सकते हैं कंट्री के, और आपकी ट्रेड को भी फैसिलिटेट होता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट आपने करना है तो बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है कंट्री में वो काफी ज्यादा बूम कर सकती है उससे। उसके बाद दूसरा फायदा ये है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एसईजीज, विल अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच विल बूस्ट पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जैसे हमने हैं इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं हमने, उसमें अ, फैसलाबाद में हमारा एक है, उसके अलावा कराची के साथ है, ठीक है। और भी हमारे कोई तकरीबन 8 या 9 टोटल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ठीक है। और उनमें हमने ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए हुए हैं कि वो आके अपने प्लांट्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी कंपनीज के, और उनको बहुत ज़्यादा टैक्स एग्जाम्पशंस होंगी, ठीक है। तो वहाँ से हम बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद रीजनल कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स टू बिकम पार्ट ऑफ सीपेक टू प्रमोट ट्रेड थ्रू रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है। तो अब अफगानिस्तान को भी जैसे चाइना ऑलरेडी उनसे बात कर भी रहा है तालिबान के साथ, तो अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाए तो उनको भी हम सीपेक का पार्ट बना सकते हैं। ईरान की जो डील हुई है चाइना के साथ, उसके बाद वहां पे भी चाइना इसी तरह से एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स करेगा, तो हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं हमारे सीपेक के साथ, तो एक रीजनल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। इसी तरह हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को भी, उनको भी कंट्रीज को हम इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बना सकते हैं, तो रीजनल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। उसके बाद इट हैज़ प्रोवाइडेड जॉब्स टू थाउजेंड्स ऑफ लोकल पीपल एंड विल प्रोवाइड मोर जॉब्स इन द फ्यूचर। ठीक है, लोकल लिंकेजेस कम है कि उतनी हमें जॉब्स लोकल पॉपुलेशन को नहीं मिली जितना चाइनीज को मिली है, बट स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर सीपेक ना होता तो ये लोग तो फिर बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड रहते, तो एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल को जॉब्स तो मिली हैं सीपेक के थ्रू, ठीक है। सो दैट इज अनदर पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन देंगे कि इसके जो बेनिफिट्स हैं दे आउटवे द कॉस्ट, या इट्स मेरिट्स आउटवे द डीमेरिट्स, प्रोज आउटवेज द कॉन्स, इस तरह की। However, we have to use this opportunity to get our economy on its feet so that we can pay back loans without much trouble. बस इसके जो डीमेरिट्स हैं उसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है कि जैसे लोन्स देने में हमें मसला होगा और मसले होंगे, उनको भी हमें साथ साथ एड्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है, और हम इसे आगे लेके चलें। अब इसके ऊपर वे फॉरवर्ड क्या है, हमें क्या करने की ज़रूरत है, हाउ कैन वी address the issues of CPEC? सबसे पहले ट्राई टू डू ऑक्शंस एंड गेट मोर फेवरेबल बिडर्स फॉर प्रोजेक्ट्स। अब ऑलरेडी जो हो गया तो हो गया, अब फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर बिडिंग की जाए, बाकी भी कंट्रीज से कंपनीज आए, ठीक है, यूएस को भी इंकरेज करें, वहाँ पे जो मल्टीनेशनल्स हैं यूरोप की, कि वो आके प्रोजेक्ट्स के लिए बिडिंग करें ताकि हमें ज़्यादा फेवरेबल टर्म्स मिलें, ठीक है, हमारा खर्चा कम हो। Develop local linkages and get more local population employed in projects. For example, गवादर, ठीक है। तो चाइनीज से ज्यादा हमें टारगेट करना चाहिए कि हमारी लोकल पॉपुलेशन एम्प्लॉयड हो, ठीक है, और गवादर में भी जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसमें भी लोकल पॉपुलेशन का ज्यादा उनका हिस्सा हो, ठीक है, ताकि उनका भी स्टेक आए और वो पार्ट फील करें कि वाकई ये हमें फायदा हो रहा है इसका सी तक। सिग्निफिकेंट फैक्ट्स कोई भी अगर आपके पास इसकी स्टैट्स आती हैं तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इनवाइट
regional countries like Iran, Central Asian republics to become part of CPEC to promote regional connectivity. ठीक है, तो आप इनको इनवाइट करें, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, कि वो भी सीपैक का पार्ट बने, ठीक है, ताकि रीजनल कनेक्टिविटी इंप्रूव हो। हम इसको मैक्सिमम इसको हम लेवरेज कर सकें, मैक्सिमम इसके हम बेनिफिट्स रीप कर सकें, ठीक है। उसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी आपने देखा होगा कि पहले बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म से चल रहा था, फिर रिसेंटली काफी ज्यादा उसके ऊपर मसले हुए, ठीक है, और अब वो काफी स्केल बैक भी हो गया है, और उस तरह एंथुजियाज्म से उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। तो उसकी क्या रीजन है? उसकी ये चार मेन रीजंस हैं। Some countries concerned about payback of loans, for example a data report, ठीक है। आप देखें श्रीलंका में जो कोलंबो में पोर्ट था, उसकी वो लोन्स वापस नहीं कर सके थे चाइनीज को, ठीक है, तो चाइना ने फिर वो पोर्ट टेक ओवर कर लिया था फॉर 100 years, ठीक है। इसी तरह और भी कंट्रीज में, जैसे आपके वेनेजुएला और जो बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, वो भी दे आर फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू पे बैक द लोन्स, ठीक है। इस वजह से भी उन्होंने काफी ज्यादा स्टॉल कर दिए अपने प्रोजेक्ट्स, ठीक है, क्या हम बाकी ये लोन्स पे बैक कर भी सकते हैं या नहीं, ठीक है। Some countries are concerned about corruption in projects. Malaysia has cancelled 11 billion worth of projects. Bolivia has also cancelled some projects, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी इस तरह की बात की गई कि इनमें करप्शन बहुत ज्यादा हो रही है। मलेशिया में भी जब महातीर मोहम्मद आया तो उसने काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए कि इसमें करप्शन बहुत ज्यादा हो रही है। सिमिलरली बोलीविया में भी इसी तरह, ठीक है। There is uncertainty about 35% of BRI projects in the world. 35% प्रोजेक्ट्स के ऊपर अनसर्टेनिटी है कि वो कंप्लीट होंगे भी या नहीं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एट डाटा रिपोर्ट। Some countries are concerned about environmental standards of these projects according to eight data report, ठीक है, कि जैसे हमारे देखें साहिवाल कोल पावर प्लांट, थरकोल पावर प्लांट, ठीक है, तो काफी ज्यादा ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, तो कंट्रीज की ये भी कंसर्न्स है। Ministers inside China are questioning their government that where all the invested money has gone, according to a data report. तो चाइना का जो पोलिट ब्यूरो है, ठीक है, जिससे हमारी एक तरह से नेशनल असेंबली हो गई, ठीक है, और पोलिट ब्यूरो की भी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, ठीक है, तो वो अब क्वेश्चन ये रेज कर रही है जो चाइना की टॉप लीडरशिप है, जो उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, कि कहाँ गया इतना पैसा जो हमने BRI में इन्वेस्ट किया था, उसकी कोई रिटर्न क्यों नहीं आ रही, ठीक है। तो इन वजूहत की वजह से भी जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये काफी ज्यादा स्टॉल हो गया, काफी ज्यादा इसकी पेस स्लो हो गई है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो चाइना के लिए क्या बेनिफिट्स हैं सीपेक में, वो क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। इट प्रोवाइड्स चाइना विद एन ऑल्टरनेट रूट टू एक्सेस इंडियन ओशन अदर देन द साउथ चाइना सी एंड स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ठीक है। तो चाइना के पास अभी इंडियन ओशन को एक्सेस करने का जो रास्ता है वो है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ठीक है, और वो मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान एक नैरो सी स्ट्रेट है, ठीक है, अ पाथ ऑफ सी है, ठीक है, जो अगर ब्लॉक हो जाए तो चाइना की सारी जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं, और ऑयल चाइना को बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए, वरना चाइना की जो इंडस्ट्री है वो चल ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस वजह से भी उसे कंसर्न है कि अगर स्टेट ऑफ मलाक्का किसी वजह से अगर वो बंद हो गया तो चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा उसको नुकसान हो सकती है, और चाइना की जो एक्सपोर्ट्स भी है वो भी फिर नहीं हो सकती टू इंडियन ओशन। तो सीपेक जो है वो चाइना को एक ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है टू एक्सेस इंडियन ओशन थ्रू पाकिस्तान, ठीक है, थ्रू पाकिस्तान गवादर, ठीक है। तो ये पहला उससे फायदा है। दूसरा चाइना को ये फायदा है कि इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना टू डेवलप इट्स वेस्टर्न शिनजैंग रीजन। तो जो वेस्टर्न रीजन है चाइना का, शिनजैंग प्रोविंस है, ये इसका इतना डेवलप्ड नहीं है। जो बाकी चाइना के ईस्टर्न एरियाज हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। इस वजह से शिनजैंग रीजन में काफी ज्यादा ग्रीवेंसेस भी हैं और वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो ये चाइना के पास एक चांस है
कि सीपैक बनने की वजह से वो अपने वेस्टर्न प्रोविंस शिनजैंग को भी काफी ज्यादा डेवलप कर सकता है और उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकता है। उसके बाद इट गिव्स चाइना अ स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन द इंडियन ओशन इन द फॉर्म ऑफ गवादर पोर्ट। तो स्ट्रेटेजिकली भी चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो एक उनका इंडियन ओशन में इतना एक अहम लोकेशन के ऊपर, जैसे कि हमने देखा था कि ये अरब कंट्रीज के भी बहुत करीब है, ईरान के भी बहुत करीब है, और ऑयल सप्लाई बहुत ज्यादा वहां से आती है, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर चाइना को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया, ठीक है, गवादर की सूरत में, तो ये उन्हें फायदा है। फिर इंक्रीज इन चाइनीज जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द रीजन, ठीक है, चाइना की जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए सीपैक बना बना, अब पाकिस्तान की अगर कुछ पॉलिसीज है तो चाइना कह सकता है, ऑल्दो वो कहता नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन वो कह सकता है कि ये पॉलिसी आप डिफरेंटली बनाए, तो हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं चाइना के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली अब ईरान भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं चाइना के साथ, और अफगानिस्तान भी फ्यूचर में शायद करे, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगी चाइना की पूरे रीजन में, कि वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज फिर इंश्योर कर सकता है कि चाइनी जो कंट्रीज हैं वो चाइना की मर्जी की पॉलिसीज फॉलो करें, तो उसकी जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगी, ठीक है, तो ये उसको फायदा है। अब यूएस को क्या कंसर्न्स हैं, यूएस जो हर वक्त कह रहा होता है कि ये नहीं बनना चाहिए और इसमें इश्यूज हैं, वो क्या है? US wants to contain the rise of China and believes CPEC increases Chinese influence in Pakistan and the region, which is against US interests. US obviously सुपर पावर इस टाइम यूएस ही है, ठीक है, और वो चाहता है कि उसकी इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, ठीक है, रादर देन चाइनाज इन्फ्लुएंस। और यही बात उसे लगता है कि सीपेक की वजह से पाकिस्तान में और बाकी रीजन में चाइना की इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगी, तो यूएस ये नहीं चाहता, ठीक है। US thinks that CPEC will help Chinese economy through regional connectivity and Gwadar, offering a cheaper alternate to Strait of Malacca। तो दूसरा यही इशू है कि उसे एक चीपर अल्टरनेट मिल जाएगा चाइना को, ठीक है, पहले वो इतना लंबा वो चक्कर काट के आता है, ठीक है, वो इंडियन ओशन तक पहुंचने के लिए गवादर के थ्रू वो डायरेक्ट ही पहुंच सकता है, तो काफी उनकी कॉस्ट जो है वो सेव होगी, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा, और यूएस ये नहीं चाहता। The US is also concerned that loans Pakistan gets through IMF can be used to pay off CPEC loans with lack of transparency। तो यूएस ये भी कहता है आईएमएफ के ऊपर, तो ऑब्वियसली यूएस का सारा इन्फ्लुएंस है, वो कहता है पाकिस्तान अब आईएमएफ के थ्रू हमसे लोन्स लेता है, ठीक है, अब वो उन लोन्स को इस तरह ना यूज करे चाइना को पे बैक करने के लिए, तो ये भी उससे कंसर्न है सीपैक, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन से सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, तो उनमें ये सारी लिस्ट है आपके प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। ये पहले आपके फेज 1 के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फिर आपके 4 पावर प्लांट्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी है 7550 मेगावाट, और ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा फर्दर 3 आर अंडर कंस्ट्रक्शन, और ये उनकी लिस्ट है कौन से कंप्लीट हो चुके हैं और कौन से फिर, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ये 10। उसके बाद ये आगे आपके फर्दर पावर प्लांट्स ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया फेज 1। उसके बाद फेज 2 के आपके ये प्रोजेक्ट्स हैं। फेज 2 का ज्यादा फोकस है कि आपके जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो आपके कंप्लीट हो, ठीक है, और जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर फोकस किया जाए, ठीक है। और आपके जो बॉर्डर ओपनिंग्स हैं अफगानिस्तान के साथ उनको रीओपन किया जाए ताकि ट्रेड ज्यादा हो, ठीक है। और जो आपकी ML1 आपकी जो मेन मेन लाइन 1 आपकी जो मेन रेलवे लाइन है पाकिस्तान की, कराची से लेके पिशावर तक, ठीक है, थ्रू लाहौर, रावलपिंडी, एंड इट रीचेस टिल पिशावर, ठीक है। तो इस जो मेन आपकी रेलवे लाइन है
इसका भी इसमें प्लान है कि इसको अपग्रेड किया जाए, ठीक है। जो इसके ट्रैक्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 ट्रैक्स हैं तो इसको 8 ट्रैक्स किए जाए, ठीक है। उसके अलावा इसमें टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए, कंट्रोल सिस्टम्स यूज किए जाए। तो ये काफी इसमें ये भी प्लान्स हैं फेज 2 में। और उसके बाद तीसरा फेज जो इसका आएगा वो आएगा रीजनल कनेक्टिविटी के। बाकी जैसे चाइना ईरान में भी कर रहा है, फ्यूचर में अफगानिस्तान में भी करेगा, फिर ये कहेगा कि इस सारे रीजन को आपस में भी फिर कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये उसका है। अब इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस क्या है इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर। स्केल बैक एम्बिशंस, आउट ऑफ 122 announced projects a quarter have been completed, ठीक है। तो 1/4 of the projects have been completed अभी तक, ठीक है। तो जितना एक्सपेक्टेशंस थी कि जिस तेजी से होगा उतना तेजी से भी नहीं हुआ। स्टक ऑन द वैल्यू चेन, a vast majority of special economic zones SECs remain empty and information and communication technology projects have been limited, ठीक है। तो SECs आपके एस्टेब्लिश तो हो रहे हैं लेकिन अभी तक वहां के ऊपर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, ठीक है। तो ये कंसर्न है। और आपके जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफी लिमिटेड है। तो ये इसके ऊपर क्रिटिक की जा सकती है। उसके बाद जो वेस्टर्न रूट है सीपेक का, वो क्या है, ठीक है। ये आपके नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब में जो उसके पार्ट्स हैं, केपी और बलूचिस्तान में जो उसके हैं, ठीक है, उसको वेस्टर्न रूट कहते हैं, ठीक है। और ये सारी इसकी डिटेल्स हैं, ठीक है, कि कहाँ से वो स्टार्ट होता है, ठीक है। ये ब्राह्मा बहादुर इंटरचेंज नियर हसन अब्दाल, पंजाब प्रोविंस, यहाँ से वो स्टार्ट होता है नॉर्थ से और एंड होता है गवादर पोर्ट के ऊपर, ठीक है। और ये उसके बीच में ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो कहाँ से कहाँ पहले उसका रूट जाता है, फिर वहां से आगे कहाँ जाता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो सीपैक का वेस्टर्न रूट है वो क्या है। उसके बाद इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसके जो सीपैक के फेज 2 के प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या है, ठीक है। इसमें सारे इसका फोकस है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आपकी बूस्ट हो और जॉब क्रिएशन ज्यादा हो, ठीक है। तो चाइना ने थोड़ा केटर किया फेज 2 प्रोजेक्ट्स को पीटीआई की पॉलिसीज के हवाले से, ठीक है, कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हो। तो ये उसके 3 मेन प्रोजेक्ट्स हैं कि 9 उसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होने चाहिए, ठीक है। वो उनकी लिस्ट भी दी हुई है पीछे वाले नोट्स में, कौन कौन से वो इकोनॉमिक जोन्स हैं। उसके बाद ML1 कोई मेजर लाइन 1, मेन लाइन 1, ठीक है, जो हमारी रेलवे लाइन है उसकी अपग्रेडेशन और रिहेबिलिटेशन, उस वो है इसमें। उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, ठीक है, कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्रिएट की जाए। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है सिंगल नेशनल कुरिकुलम, ठीक है, डू यू थिंक इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो क्या इसके फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा हैं, ठीक है। तो सिंगल नेशनल कुरिकुलम का पहला जो नुकसान है वो ये है कि ये 18th अमेंडमेंट के खिलाफ है। 18th अमेंडमेंट आपकी कहती थी कि जो एजुकेशन है वो आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है। तो फेडरल गवर्नमेंट का ये दायरेकार ही नहीं है कि वो इसके ऊपर लेजिस्लेट करें, ठीक है। तो ये क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस हुआ तो ये इसका पहला डीमेरिट तो इसका ये है, इट इज अगेंस्ट 18th अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद इसमें माइनॉरिटीज को कंसर्न है, ठीक है, कि इसमें काफी ज्यादा इस्लामिक पैसेजेस को इंक्लूड किया जा गया है, ठीक है। और हमारा आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि माइनॉरिटीज को आप उनके लिए मैंडेटरी नहीं होना चाहिए इस्लामिक टीचिंग्स को पढ़ना, ठीक है। तो ये आर्टिकल 22 के भी अगेंस्ट है थोड़ा। जिसका तीसरा नुकसान ये है कि इसमें जेंडर बायस भी काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन को शो किया गया कि उन्होंने हिजाब पहना हुआ है, ठीक है, और उनकी ऐसी पिक्चर्स हैं कि जिनमें उनके जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं।
वो रीइंफोर्स हो रही है। फॉर एग्जांपल मैन को एज डॉक्टर्स दिखाया हुआ है, वुमेन को एज नर्सेस दिखाया हुआ है, सबऑर्डिनेट रोल्स में दिखाया हुआ है। वुमेन गर्ल्स नॉट शोन इन डाइवर्स रोल्स, और उनको डाइवर्स रोल्स में नहीं दिखाया हुआ, ज्यादातर उनको हाउसवाइफ्स और नर्सेज बस इन्हीं रोल्स तक की उनको महदूद रखा गया है। ठीक है, तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स इसमें ज्यादा इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। All stakeholders like all political parties, parents, schools were not taken on board। ठीक है, तो जब ये इंट्रोड्यूस कराया गया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी कंसल्ट नहीं किया गया, पेरेंट्स, स्कूल्स, उनके साथ भी कंसल्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो और इसमें ये कि प्रोसेस डन इन अ हरीड वे which disrupts the academic year cycle for students as they have to adopt quickly। तो इसको काफी जल्दी जल्दी में किया गया, तो स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू अडॉप्ट। ठीक है, तो उनको नुकसान हुआ। डिक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें मैंने नीस एग्जांपल लिखा हुआ है। इसमें एक टॉक शो में मैं देख रहा था, तो वो जो एंकर है वो बता रही थी कि उसने अपनी नीस का पुराना वाला सिलेबस देखा और सिंगल नेशनल कुरिकुलम के बाद वाली उसकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो देखी। तो उसने कहा मुझे इतना ज्यादा फर्क लगा कि सिंगल नेशनल कुरिकुलम के बाद जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो प्राइवेट स्कूल्स का स्पेशली बहुत ज्यादा गिर गया। ठीक है, तो ये इसका है। कॉस्टली बुक्स फॉर पुअर पीपल। ठीक है, तो इसमें बुक्स भी कॉस्टली हैं पुअर पीपल के लिए। अब इसके दो फायदे हैं कि मोर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द डाउन ट्रॉडन, कि एक थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जो डाउन ट्रॉडन हमारा तबका है उसको भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। उसके बाद मोर सोशल कोहिजन। ठीक है, जब एक ही कुरिकुलम होगा, पूरा मुल्क एक ही कुरिकुलम पढ़ेगा, तो सोशल कोहिजन उससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये इसके फायदे भी हैं। ओपिनियन, इसके फायदे ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है? इसके जो है नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है इसको इम्प्रूव करने के लिए? इम्प्रूव द गवर्नमेंट स्कूल्स फर्स्ट। जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं पहले उनको इम्प्रूव किया जाए, जैसे हमने उनके इश्यूज डिस्कस किए। ठीक है, उनको एड्रेस किया जाए। ब्रिंग मैट्रिक टेक्स्ट बुक्स ऑन पार विद ओ लेवल टेक्स्ट बुक्स इन टर्म्स ऑफ विगर एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, आप ऑलरेडी जो आपकी मैट्रिक टेक्स्ट बुक्स हैं उनको आप उनका स्टैंडर्ड इंप्रूव करें और उनको आप ओ लेवल के ऊपर लेके जाएं। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इम्प्रूव हो। और तीसरा, कर्टेल टीचर एब्सेंटीज्म इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, जो हमारे असल इश्यूज हैं एजुकेशन के वो ये हैं। ठीक है, कि टीचर एब्सेंटीज्म ज्यादा है। ठीक है, तो इन चीजों को एड्रेस किया जाए rather than just implementing single national curriculum। ठीक है, तो इसका ये था, ये इसका वे फॉरवर्ड। तो अब टाइम खत्म हो रहा है। आज के जो लेक्चर्स हैं इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। कल जो है मैं आपका सुबह सैटरडे को, कल यानी कि मॉक एग्जाम आपका पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, और आपके पास फ्राइडे शाम तक का टाइम होगा वो सबमिट करने के लिए। ठीक है, और फिर आप उसको सबमिट करेंगे तो मैं आपको वो इवेलुएट कर दूंगा। और आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आई कैन आंसर दोज क्वेश्चंस। हमारा कोर्स ये कंप्लीट हो गया और इसकी बेसिस के ऊपर आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए हमने प्री पार्टीशन को भी किया, पोस्ट पार्टीशन भी हमने सारी उसकी हिस्ट्री देखी, सोशल इश्यूज। ठीक है, और भी हमने हर एंगल से इसको कवर किया। वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, टेररिज्म। ठीक है, ये आपको एसेज में भी हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इफ यू हैव नो क्वेश्चंस तो लेट्स कॉल इट अ डे। कल इंशाल्लाह सुबह मैं आपका मॉक एग्जाम पोस्ट कर दूंगा। चलिए, आई रियली एंजॉयड टीचिंग दिस कोर्स, तो सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज।